छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे जैसे हम उन्हें शेप करते हैं वैसे वैसे उनकी पर्सनालिटी, उनका फ्यूचर शेप होता है। और बच्चों की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए अक्सर हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव करने में थोड़ा सा उनको डीले हो जाता है या फिर दिक्कत होती है। ऐसे में उन्हें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये होती क्या है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें कैसे कारगर साबित हो सकती है, आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं निकेता सानी खंगाल और आप देख रहे हैं यूसीएन विशेष। और जैसा मैंने आपसे कहा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, कैसे होती है और इसमें कैसे कारगर साबित होती है, आज जानेंगे। क्योंकि आज है 27 अक्टूबर, जो कि है वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे। और इस अवसर पर, इस मौके पर आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रणीता नितनवरे जी, जो कि रेजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की एमडी है और पिछले 8 सालों से वो प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, इस फील्ड में काम कर रही है और बच्चों के जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उन्हें टैकल करने की कोशिश कर रही है, उन्हें सक्सेसफुली सॉल्व भी कर रही है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज यूसीएन विशेष में। थैंक यू मैम। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आज है 27 अक्टूबर, जो कि है वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे, है ना। तो जानना चाहेंगे कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम अलग अलग ऑक्यूपेशंस को डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं और रिकवर करते हैं। डेवलप हम छोटे बच्चों में करते हैं, रिकवर हम उन लोगों में करते हैं जिनमें कुछ ट्रॉमा या ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स जो उनमें पहले स्किल्स थी वो अभी किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं या लिमिटेशंस लग जाती है, उस वजह से हम उनमें रिकवर करते हैं एंड मेंटेन हम ओल्ड एज ग्रुप में करते हैं। अब ये ऑक्यूपेशन सिर्फ जॉब या वोकेशन तक सीमित नहीं रहता है। ऑक्यूपेशन यानी हम जो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ या हमारे जो फंक्शंस करते हैं, जैसे कि ब्रशिंग करना, नहाना, खाना बनाना, खाना खाना, ऑफिस जाना। देन बच्चों के कुछ स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे आजू बाजू के एनवायरनमेंट से सीखना, देन स्कूल जाना, स्कूल से चीज़ें, स्कूल की जो भी कुछ चीज़ें होती है वो करना, पढ़ना, लिखना, दोस्त बनाना, सो एक्सेट्रा। इन सब बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हम जो करते हैं, अगर लाइफ के किसी भी एज में या फिर किसी भी फेज़ में किसी भी पर्सन को इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स होते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फिर उन लोगों की मदद करते हैं। तो अगर इन शॉर्ट हम कहना जाए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होता है, तो डे टू डे फंक्शन में जो इंडिपेंडेंस के लिए हमें हेल्प करता है वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है। ओके, मतलब ये जो ऑक्यूपेशन शब्द है ये डायरेक्टली हम क्या करते हैं उससे जुड़ा नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में हम जो चीज़ें करते हैं, जो छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक हम करते हैं, उससे जुड़ी हुई दिक्कतें अगर हमें आती है तो आप वो सॉल्व करने में हमें मदद करती है। ओके, सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ये जो पीडियाट्रिक फील्ड है इसमें क्या रोल होता है, क्या रोल आप प्ले करती हैं? ओके, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक डे टू डे फंक्शन में हेल्प करता है, तो उसी तरीके से पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो ऐसे ही अलग अलग फंक्शंस की कुछ भी दिक्कत अगर आ रही है बच्चों में, तो उन्हें एग्जैक्टली किस एरियाज़ में दिक्कत आ रही है उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असेस करता है। अब ये एरियाज़ जैसे कि स्पीच एंड कम्युनिकेशन हो सकता है, ये एरियाज़ जैसे कि डेली फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो सकती है, ये एरियाज़ कुछ सेंसरी रिलेटेड इश्यूज़ में हो सकते हैं, ये एरियाज़ अकेडमिकल स्किल्स में हो सकते हैं, ये एरियाज़ बिहेवियरल में हो सकते हैं, सोशल इनपुट में हो सकते हैं, या सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है बच्चों का ऑक्यूपेशन वो प्ले होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ अगर कंसर्न्स है या बच्चा उस तरीके से उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली नहीं कर पा रहा है तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, ज़्यादातर आप बच्चों में कौन से डेवलपमेंटल इश्यूज़ अभी फ़िलहाल देख रही हैं जिनमें बच्चों को करंटली दिक्कतें ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू बाकी के प्रॉब्लम्स? ओके, सो एट प्रेजेंट स्टेज अभी जो बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या मैं क्लिनिक में जो ज़्यादातर देखती हूँ वो ये है कि बच्चा अपनी उम्र के साथ साथ बोल नहीं पा रहा है, खुद में रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है, देन सोशल एस्पेक्ट में ज़्यादा उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कत जाती है। तो जैसे अभी आज के एज में फ़ोन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है छोटे बच्चों के लिए कि उसकी जो स्क्रीन होती है वो बच्चे को कंटिन्यूसली देखना पसंद आता है, जिस वजह से बच्चा
सोशली नहीं एंगेज हो रहा है और उस फ़ोन में रहने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उसका स्पीच और कम्युनिकेशन बहुत लैक हो जा रहा है। या बच्चा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जैसे स्क्रीन में हम फिंगर से मूव करते हैं तो वो फ़ोन हाथ में ना रहते हुए भी वो उंगलियां चलाते रहते हैं। तो ये एक बहुत आज के दिनों में आने वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे और जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी। ओके और जो डेवलपमेंटल डिलेज की आप बात कर रही है, तो अगर मैं पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये सवाल पूछूं तो पेरेंट्स को सेल्फ असेस कैसे करना है, या कौन से साइंस है या सिम्टम्स है जो उनको अपने टॉडलर में या अपने बच्चे किसी भी एज में हो उनके लिए नोटिस करने हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, शायद ये डेवलपमेंटल डिले का साइन हो सकता है। ओके, सो इसे हम केस रिलेटेड ज़्यादा बेटर वे में डिस्कस कर पाएंगे या बता पाएंगे। तो जैसे डेवलपमेंटल डिले आपने बोला, हाँ. तो अगर डेवलपमेंटल डिले है तो बच्चा जब बॉर्न होता है या पैदा होता है तो उस समय जब बच्चा दूध फीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, देन 3 महीने तक उसका हेड कंट्रोल है या नहीं है, 12 to 18 मंथ्स के अंडर वो वॉकिंग इंडिपेंडेंटली जो आना चाहिए वो अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सोशल स्माइल डेवलप हुई है या नहीं है। उसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन देखी जाए तो ऑटिज्म एक कंडीशन है जिसमें बच्चा खुद में ही रहने की कोशिश करता है, एक तरीके का ही खेल खेलना पसंद आता है, स्पीच और कम्युनिकेशन में उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वो ट्राई करता है कि मैक्सिमम मैं न बोलते हुए कैसे मेरी चीज़ें कर लूँ। इमोशनल डेवलपमेंट उसमें नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है बच्चा क्योंकि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उस चीज़ में। देन अगर ADHD की हम बात किए जाए, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो इसमें ऐसा होता है कि बच्चा बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है या गुस्सा करने लगता है, चीज़ों को अननोइंगली फेंकने लगता है, सेल्फ हार्म करने लगता है, दूसरों को हार्म करने लगता है, अगर उसकी चीज़ नहीं माने तो फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रनिंग करेगा या अपनी बॉडी का जो यूज़ है वो अनयूजुअल तरीके से करेगा। मतलब अगर उसे एक्साइटमेंट शो करना है तो या तो बहुत जंप करेगा या हैंड्स को ऐसे फ्लैप करने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की ओर अगर जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट जो हम एक एज अ पेरेंट रूल आउट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ दिक्कत है, तो जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसे सिटिंग टॉलरेंस नहीं रहेगा, उतना टाइम अप्रोप्रिएटली जैसे बाकी बच्चे बैठ पाते वैसे नहीं बैठ पाएगा। शब्द को या अल्फ़ाबेट्स को जैसे W और M हो गया, स्मॉल b एंड स्मॉल d हो गया, तो इन्हें उल्टा पुल्टा लिखने की कोशिश करेगा। रीडिंग नहीं कर पाता है एज अकॉर्डिंगली। इस लेसिंग या पेंसिल का ग्रिप नहीं हो पाता है कि पेंसिल कैसे होल्ड करके लिखना है, कितनी ताकत से लिखना है, या शू की लेस नहीं लगा पाएगा, बटनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ LD के नोटिसेबल चेंजेस है जो हम देख सकते हैं। वैसे ही सेरिब्रल पाल्सी एक चीज़ होती है, एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा या तो बहुत, बच्चे की बॉडी एकदम टाइट ऐसे फील होगी अगर हम लेते हैं तो, या एकदम ही लूज बॉडी टोन हमें देखने में मिलेगा। वैसे ही अगर हम आगे और सेंसरी इश्यूज़ की तरफ जाए तो सेंसरी इश्यूज़ में एक हाइपर सेंसिटिव होता है और एक हाइपो सेंसिटिव होता है। तो हाइपर सेंसिटिव मतलब कि बच्चा बहुत ज़्यादा, जितना हम एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो लाउड साउंड हमारे लिए नॉर्मल होता है वो एक बच्चे के लिए बहुत एबनॉर्मल या बेयर करना उसे नहीं आएगा तो वो कान पे हाथ रख देगा। तो वैसे ही विजुअल सेंस होता है कि अगर ब्राइट लाइट भी उसे फेस नहीं करना होगा तो वो आंखों पे ऐसे हाथ रख देगा। वैसे ही वो एक्सेसिवली जंपिंग करेगा या बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट मूवमेंट वो करते रहेगा। तो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसके अलावा भी हमारे बॉडी में और 2 अलग से सेंसेस होते हैं जो होते हैं वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस। तो वेस्टिबुलर सेंस यानी जो मूवमेंट सेंस हमें जिसको बोल सकते हैं, या जॉइंट सेंस जो होता है वो प्रोप्रियोसेप्शन। तो इन दोनों को कंबाइन वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। ये कुछ नोटिसेबल चेंजेस है कि जो पेरेंट्स देख करके नोटिस कर सकते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा कर के मदद ले सकते हैं। ओके, सो पेरेंट्स ने अगर बेसिकली कुछ चीज़ें नोटिस की तो उन्हें क्या करना चाहिए? बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जनरली भी वैसा ही बिहेव करते हैं कि अगर कुछ नहीं मिलता तो गुस्सा करते हैं, चीज़ें थ्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वो स्लाइट डिफरेंस पे तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ये ऐसा ही है या हर बच्चा ही ऐसा कर रहा है या फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। तो जब ये लोग वो नोटिस कर लेते हैं तो उनको क्या करना चाहिए?
तो जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को सीख करता है डॉक्टर या उसके पास जाता है, तो पेरेंट्स ने सबसे पहले तो ये डिस्कशन के थ्रू हमें समझ में आएगा कि कुछ बॉर्डरलाइन है या नहीं है, कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो टेक्निकल असेसमेंट के थ्रू समझ आती है, तो वैसे ही क्लिनिकल असेसमेंट होता है। तो अगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा ये चीज़ें दिखा रहा है, तो पेरेंट्स को अगर कुछ दुविधा है कि ये हो सकता है क्या, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो जैसे हमारे क्लिनिक में अगर आता है बच्चा, तो हम पहले डेवलपमेंटल असेसमेंट उन लोगों से भरवाते हैं, पेरेंट्स से, एंड आफ्टर दैट एक डिटेल कंसल्टेशन होता है। उसमें हम असेस करते हैं अलग अलग एरियाज़ को, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सोशल, प्ले एरिया, बिहेवियरल एरियाज़ को, एडीएल को, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में असेस करते हैं। एंड देन कुछ ऑब्जर्वेशन सेशंस हम रखते हैं कि बच्चा, हमने जो कंसल्टेशन में चीज़ें असेस की है और प्रैक्टिकली बच्चा क्या शो करता है, उनको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स होते हैं वो इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कि अगर बच्चा ADHD के सिम्टम्स दिखा रहा है तो कुछ हाइपर एक्टिविटी स्केल होती है, वो स्केल हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द बच्चे का एज क्या है उसके अकॉर्डिंगली। देन अगर ऑटिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स दिखा रहा है तो कुछ दूसरी टेस्ट होती है, जैसे कार्स करके टेस्टिंग होती है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, इंडियन स्केल ऑफ असेसमेंट ऑटिज्म होती है, एम चार्ट होता है। वैसे ही अगर सोशल कंपोनेंट में डीले है तो फिर विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल होती है, डाउन सिंड्रोम की अलग से स्केल होती है, LD की अलग से स्केल होती है, IQ टेस्टिंग होती है। तो ये टेस्टिंग्स के थ्रू फिर हम ऑब्जर्वेशन सेशंस एंड पेरेंटल असेसमेंट एंड हमारा जो असेसमेंट होता है उन सबको क्लब करके एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट हम निकालते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ओके, सो वंस आपके पास एक रिपोर्ट आ जाए, आपके पास एक असेसमेंट आ जाए कि हाँ ओके फाइन दिस इज द प्रॉब्लम, ये डिटेक्ट हो जाए, तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट प्लान कैसे डिज़ाइन करते हैं, और क्या इसका कोई एक टाइम ड्यूरेशन होता है या फिर हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग टाइम पे वो ट्रीटमेंट कैरी ऑन किया जा सकता है? तो अभी जैसे हमने टेस्टिंग के कुछ सीवियरिटी के हाँ. अकॉर्डिंगली हमारे रिपोर्ट्स आ जाते हाँ. हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द चाइल्ड हम कुछ गोल्स शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पहले प्लान आउट करते हैं। तो उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंटली कि अलग अलग जो अप्रोचेस होते हैं, जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन अप्रोच, प्ले अप्रोच, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, तो बच्चे के किस एरिया में दिक्कत आ रही है वो हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हमने जब रिपोर्ट में देख लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर प्लान आउट करते हैं कि इस बच्चे में किस थेरेपी या किस से रिलेटेड अप्रोचेस की नीड होगी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान आउट करते हैं पेरेंटिंग को लेकर के कि ये जो थेरेपी होता है इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, ये अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द रिपोर्ट ये आगे चलते जाता है। बट अगर हम इसमें पेरेंटिंग इन्वॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम ये प्रूवन है या देखा गया है कि थेरेपी का जो ड्यूरेशन है वो एज अकॉर्डिंगली बढ़ता नहीं है, वो बच्चा सेटल डाउन हो जाता है और नॉर्मल लाइफ जीने के एटलीस्ट वो उस अकॉर्डिंगली रह सकता है, लीड करने के करीब वो आ सकता है। एग्जैक्टली। ओके, अगर बच्चे की बात करें तो अगर हमें कुछ होता है, अगर हमें कुछ बड़ों को दिक्कतें कुछ होती है तो हम अपने अपने हिसाब से उसे ट्रीट करते हैं और अपनी अपनी हिम्मत रखते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर चाइल्ड, अगर बच्चे के साथ कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले पेरेंट्स को ज़्यादा तकलीफ होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि आखिर है तो वो उनका बच्चा, और अपने बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो ये किसी को तो बर्दाश्त नहीं होता, तो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो जब ये थेरेपी के सेशंस चल रहे होते हैं, जब आप काउंसलिंग करते हैं, जब आप गाइडेंस देते हैं कि अब कैसे बच्चे को हमें ट्रीट किया जाए, तो पेरेंट्स का रोल या उनकी मेंटल स्टेबिलिटी इसमें कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और आप किस तरह से इंश्योर करती हैं कि वो इसमें पूरी तरह से साथ दे? अब अगर देखा जाए तो ये जो थेरेपी ड्यूरेशन होता है, एक सेशन मैक्सिमम 45 मिनट्स तक ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सबकी कैपेबिलिटीज़ उतनी ही होती है कि हम 40 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो उसी तरीके से बच्चा हमारे पास में सिर्फ 40 to 45 मिनट्स ही रहता है, लेकिन वो घर में या पेरेंट्स के पास या केयरटेकर के पास में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। तो अगर इस थेरेपी प्रोटोकॉल में हम पेरेंटिंग को इन्वॉल्व करते हैं कि घर पे बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है या उनके बिहेवियर्स होते हैं उनको किस तरीके से मोल्ड करना है, या जो थेरेपी में हमने स्किल्स डेवलप की, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस, तो हमने कुछ फंक्शनल इंडिपेंडेंस की जो स्किल्स है वाया थेरेपी
जो डेवलप की हुई है, अब घर जाके पेरेंट्स को उसी स्किल्स को फंक्शंस के थ्रू यूज़ करना होता है, और ये जितना रिपीटेटिवली यूज़ होगा मतलब उतना ज़्यादा बच्चा इस चीज़ से कवर अप कर पाएगा, उसे समझ पाएगा कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। एंड सेकेंड थिंग, जो बिहेवियर्स है वो बच्चा पेरेंट्स इजीली टैकल कर पाएंगे, तो इसमें पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। ओके, सो आज 27 अक्टूबर है और आज है वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे, और आज हम लोग बच्चों के डेवलपमेंटल डिलेज इशू और उन्हें कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से न्यू पेरेंट्स को, या फिर जो पेरेंट्स ये चीज़ फेस कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो एसेस नहीं कर पाए हैं कि बच्चे में दिक्कत क्या हो रही है, क्यों उन्हें डिले हो रहा है उनकी डेवलपमेंट में, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो ध्यान दें, या क्या बताएंगी? एट प्रेजेंट तो मैं यही बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करो कि जो भी बच्चों में इश्यूज आ रहे हैं, डिले और नहीं होना चाहिए। उससे तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो रहा है बट वो एज के अकॉर्डिंगली ग्रो नहीं कर पा रहा है। सेकेंड थिंग कि मोबाइल का कम से कम यूज़, या यूज़ अगर नहीं करोगे तो वो बेस्ट है। ये दो चीज़ों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है एट प्रेजेंट। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम जैसे खुद की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे बच्चा नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना है या कैसे एंगेज होना है। तो हमें बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना या एंगेज होना, या उनको बताना कि तुम क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो रेजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का एम क्या है और किस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी यहाँ पर यूटिलाइज की जाती है, और क्या क्या सर्विसेज या कैसे पेरेंट्स की मदद की जाती है टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्व देयर चिल्ड्रंस प्रॉब्लम? ओके, सो रेजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में हम हॉलिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं। हम सिर्फ ओटी तो ओटी तक ही सीमित नहीं होता है, इसमें ओवरऑल अप्रोच यूज़ हम करते हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गई, देन रेमेडियल एजुकेटर हो गया, देन फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। सो ऐसे वी हैव अ टीम जो कि हर एक अलग अलग कंपोनेंट पे अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एंड इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच कि बच्चे को सारे तरीक़ों से हम मोल्ड करने की कोशिश करते हैं या डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो लाइकवाइज हम मैक्सिमम ये देखा गया है कि होम प्रोग्राम जो होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि पेरेंटिंग इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे क्लिनिक में हर एक सेशन के बाद में क्या किया गया है थेरेपी सेशन में, एंड व्हाट द पेरेंट्स नीड टू डू, तो घर में बच्चों के साथ में क्या करना है वो हम हर रोज़ पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं। तो उससे कनेक्टिविटी पेरेंट और थेरेपिस्ट में भी रहती है, जिस वजह से बच्चों को ग्रो करने में या डेवलप करने में बहुत आसान हो जाता है। एंड द थिंग इज़ कि स्पेसिफाइड थेरेपिस्ट हमारे इसमें काम करता है, एक बच्चे के ऊपर एक ही थेरेपिस्ट काम करता है। एंड द प्रोटोकॉल्स विच आर बीन गिवन, तो नो वन इज़ लाइक कि वो अपने आप से कुछ करेंगे। एवरी चाइल्ड इज़ बीन गॉन थ्रू द रिलेटेबल और स्पेसिफाइड पर्सन, एंड द प्रोटोकॉल इज सेट एवरी डे कि ये गोल को अचीव हमें 2 महीने बाद करना है, बट हमें आज के थेरेपी सेशन में क्या लेना है जिससे 2 महीने बाद ये गोल अचीव हो सकता है। तो ये हमारा हर एवरी डे का प्लान आउट होता है। मतलब इन डेप्थ आपकी प्लानिंग होती है, हर बच्चे के हिसाब से, उसके डेवलपमेंटल ग्रोथ के हिसाब से आपकी प्लानिंग होती है कि रेजिंग का 2 महीने बाद क्या करना है वो आज ही से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी स्पेशलिटी है, यू कैन से दैट। ओके, सो आज 27 अक्टूबर के दिन यानी कि वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे के दिन हमने डॉक्टर प्रणीता नितनौरे जी से जाना कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों के डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ को कैसे टैकल करती है, और कैसे आपके बच्चे की ग्रोथ को प्रॉपर थेरेपी के ज़रिए मॉनिटर ही नहीं लेकिन बढ़ाया भी जा सकता है, कैसे वो ग्रोथ, वो माइलस्टोन्स अचीव किए जा सकते हैं। सो आज यूसीएन विशेष में इतना ही। आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और खुद की सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने वक्त में से वक्त निकाल कर हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। मैं हूँ निकेता साने खंगार।